नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर 6 दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यह इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ी सी लेंथी है तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, फिर क्या क्या होते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। प्राइमरीली हम लोग कॉटन, जूट एंड शुगर जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग फर्दर इस चैप्टर को समझेंगे और उसको एंड करेंगे सेकंड पार्ट में। और साथ ही साथ में मैं इस चैप्टर को रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस करते चलूंगा कि आपको आसानी हो जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले पांचों चैप्टर्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से बाकी अगर चैप्टर्स देखना चाहते हैं साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स का क्लास 10th के लिए तो सारा ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग नाम क्या सजेस्ट करता है कि किसी चीज का मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, मैन्युफैक्चर करना मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि किसी भी वस्तु को हम लोग एक लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू अ मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो उसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। तो ये किस सेक्टर में आएगा? तो हम लोग ने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बेसिकली वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज अमाउंट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू अ मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड बेसिकली अ मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि पेपर, पेपर से हम लोग क्या बनाते हैं? अब मतलब पेपर से तो बहुत कुछ बनता है, लेकिन पेपर बनता कैसे है? तो मेनली वुड के पल्प से बनता है। शुगर, जो चीनी बनती है वो कहाँ से? शुगर केन से। आयरन एंड स्टील कहाँ से बनता है? तो आयरन ओर से बनता है। एल्यूमिनियम कहाँ से बनता है? तो बॉक्साइट ओर से बनता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? रॉ मटेरियल्स है। इस रॉ मटेरियल्स को माइनिंग करने के बाद में या इसको ग्रो करने के बाद में फैक्ट्रीज में ले जाया जाती है और उससे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वैल्यू ऐड किया जा रहा है। ठीक है, वैल्यू ऐड किया जा रहा है, उसको प्रोसेस किया जा रहा है, उसको और यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो जिस इस फोटो में देख सकते हैं इसमें कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारे इंडिया का खुद भी बहुत सारे ब्रांड है, टाटा, महिंद्रा, ये सब क्या करते हैं? कार मैन्युफैक्चर करते हैं, इवन इन इंडिया और अब्रॉड में भी करते हैं। तो पीपल्स एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू अ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, फिर माइनिंग वगैरह, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज में आता था। तो वो सब गुड्स को लेकर, रॉ मटेरियल्स को लेकर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना, वो सब कुछ आ जाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, जैसे कि द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रीवरीज, ठीक है, जहां पर मेनली अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज, ऑल फॉल इनटू द कैटेगरी। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट में अगर कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगा। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि किसी भी कंट्री को हम लोग कितना डेवलप्ड कैसे समझेंगे, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर समझ लें हम लोग कि वो कंट्री कितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसका वर्ल्ड में कितना परसेंट शेयर है, उस हिसाब से हम लोग उस कंट्री को कह सकते हैं वो कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे कि चाइना। ठीक है, चाइना बहुत एक गुड एग्जांपल है। चाइना 20-30 साल से वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। ठीक है, धीरे धीरे इंडिया, वियतनाम जैसे कंट्रीज भी अब मैन्युफैक्चरिंग बहुत बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन चाइना अभी भी बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और इंडिया को बीट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए चाइना डेवलप्ड भी है क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये था बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब हमें इम्पोर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग का? ठीक है, तो कोई भी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो बैकबोन होता है।
ठीक है। लेकिन मैं इस बात से, ये एनसीईआरटी के बुक से मैंने लिया है, तो इस बात से मैं टोटली एग्री नहीं करता हूँ। बैकबोन किसी भी कंट्री का या जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करता है, उसके एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर बैकबोन होता है, ठीक है। अगर प्राइमरी सेक्टर ही नहीं होगा तो जो सेकेंडरी टर्शियरी है वो नहीं होगा। तो एनसीईआरटी की जो बुक में लिखी गई है, इससे मैं टोटली एग्री नहीं करता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इक्वल रोल है जितना टर्शियरी का है और जितना हमारा एग्रीकल्चर का है। तो क्यों है इम्पोर्टेंट? सबसे पहला है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज है उसको मॉडर्नाइज करने में हेल्प करता है। कैसे? तो बहुत सारे जो फार्म इक्विपमेंट्स होते हैं, ट्रैक्टर, कोई मशीन्स वगैरह, ये कहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ही बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं। और उससे क्या होता है, फार्मर्स वो उसका यूज करते हैं और अपने एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करते हैं, मॉडर्नाइज करते हैं, ठीक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंस है। सेकेंड इंपॉर्टेंस जो है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम विद जॉब्स इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, जो मेजर सोर्स ऑफ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे, वो तो प्राइमरी सेक्टर था, ठीक है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगभग इंडिया जब आज़ाद हुआ था 60% पॉपुलेशन उसी पे ही काम करता था, एग्रीकल्चर। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का डेवलपमेंट होने लगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंस कम होने लग गई। इसीलिए सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। जॉब्स क्रिएट होंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होंगे। इट हेल्प्स इन इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन आवर कंट्री, ठीक है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी इन आवर कंट्री, उसको भी इरेडिकेट करने में हेल्प करता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अभी तक क्या अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेट हुआ है? तो नहीं हुआ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कोई भी कंट्री को अपने सारे सिटीजन्स को एम्प्लॉय करना। ये कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है। कुछ 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 ना कुछ परसेंटेज लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। सेक फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। फिर भी क्या आप इस बात से भी सहमत हैं? ये सारी एनसीईआरटी बुक्स की लाइन है कि रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटीज और बढ़ चुके हैं, ठीक है। जो अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज हैं, सर्विस सेक्टर वाले इंडस्ट्रीज, बेसिकली वो डेवलप्ड स्टेट्स में लगाए गए हैं। वेस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, बैंगलोर साइड में। लेकिन जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जैसे साइकिल की इंडस्ट्री हो गई, कुछ ब्रिटानिया जैसी कंपनीज, कुछ वैसे कंपनीज के जो इंडस्ट्रीज है वो आपको छोटे छोटे स्टेट्स में मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनीज छोटी हैं, लेकिन आपको रीजनल डिस्पैरिटी साफ साफ नजर आएगी, रिड्यूस कहाँ हो रहा है, ठीक है। और स्पेशली ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज जितने भी है वो फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर फैक्ट्रीज लगाना मतलब ट्राइबल्स लोगों का राइट छीनना है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में दी गई है, इसीलिए मैं फिर भी बता रहा हूँ। लेकिन इस बात से भी मैं टोटली एग्री नहीं करता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं गलत हूँ तो इसके लिए सॉरी। द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड हेल्प इन ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड हम लोग कर सकते हैं, कोई भी गुड को हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ट्रेड एंड बैलेंस को इम्प्रूव करेंगे, और हम लोग फॉरेन एक्सचेंज जो यूएस डॉलर्स है उसको इजीली अर्न कर सकते हैं, ये ठीक है। कंट्रीज विद लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर प्रॉस्परस। हाँ, ये भी सही है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर एग्रीकल्चरल सेक्टर उतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी वो मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा करते हैं और वो प्रॉस्परस भी है। तो ये सारे पॉइंट्स ठीक है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स में आ, वो डिबेटेबल टॉपिक है थोड़ी सी। तो ये सारे सिग्निफिकेंसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत एक इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा जस्टिफाई द स्टेटमेंट या एक्सप्लेन, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, या फिर इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मूव हैंड इन हैंड, या फिर और आसान में कहा जाए तो एग्रीकल्चरल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। ऑब्वियसली हम लोग ने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि जो तीनों सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे,
ठीक है। तो अब इसको जस्टिफाई कैसे किया जाता है, स्पेशली एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी का जो रिलेशनशिप है उसको किस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव अ गिवन मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है, वो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहे हैं भाई, मेकानाइजेशन के थ्रू, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, कि ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ईल्ड बढ़ सके, एफिशिएंसी बढ़ सके, है ना। तो ये तो होता ही है। बहुत सारे आप ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स देखते होंगे, कंबाइन थ्रेशर्स, जो सब कुछ काट भी देता है, सफाई भी कर लेता है और डायरेक्ट फैक्ट्री में चला भी जाता है, बड़े बड़े ट्रक्स में लोड होकर इस तरह से, फिर वहां पर सफाई होकर, पैकेजिंग होकर एक फिनिश्ड गुड में बन जाता है। ठीक है। तो एग्रो इंडस्ट्रीज आर यूनिट्स दैट ऐड वैल्यू टू द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, है ना, ये वैल्यू ऐड होता है इस प्रोसेस में। तो इंटरमीडिएट्स एंड रेसिड्यूज बाय प्रोसेसिंग और इम्प्रूविंग द स्टोरेबिलिटी, है ना, उसको प्रोसेस किया जाता है कि उसकी लाइफ लॉन्ग जो है, उसकी लाइफ बढ़ सके, शेल्फ लाइफ बढ़ सके, उसको स्टोर किया जाता है, बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज होते हैं। एंड साथ ही साथ में बाय प्रोवाइडिंग लिंक्स फ्रॉम फार्म टू द मार्केट और पार्ट, ठीक है, और लिंक भी करता है जो इंडस्ट्रीज है उसको मार्केट से, मतलब पीपल के थ्रू इजीली कनेक्टेड भी है। तो ये दो पॉइंट्स हैं। तीसरा पॉइंट है कि इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज भी वाइस वर्सा डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा तो इंडस्ट्रीज किसको प्रोसेस करेंगे, किसका स्टोरेबिलिटी करेंगे। तो रॉ मटेरियल इसीलिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ में ये प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, जैसे कि इरिगेशन पंप्स हो गए, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पीवीसी पाइप्स, मशीन्स, टूल्स एटसेट्रा टू द फार्मर्स। ठीक है, तो इस तरह से इंटरलिंक्ड है। सो डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैव नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चरलिस्ट and farmers in increasing their production but also made the production process very efficient and फार बेटर, है ना। तो जो हम लोग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कर रहे थे उसके जगह हम लोग थोड़े बहुत मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा हो रहा है, तो ये मेनली स्ट्रॉन्ग एक एग्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के कारण हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ही जो है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इंटरलिंक्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से, ये जस्टिफाई करने के लिए स्टेटमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, कि इंडस्ट्री जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इकोनॉमी में। तो आपको तीनों सेक्टर को दिख जाएगा कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर कितना होता था, एग्रीकल्चरल सेक्टर लगभग 50% शेयर कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में। 30% जो है वो सर्विस सेक्टर करता था। ठीक है, सर्विस सेक्टर, ये एग्रीकल्चरल सेक्टर, एंड हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना करता था, जस्ट 17% के आसपास करता था। ठीक है, तो ये आज़ादी के दौरान था। अब 2010 के बाद में ये जस्ट ऑपोजिट हो गया है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर कितना हो गया है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है मात्र 14 से 15% के बीच में आ गया है। ठीक है, सर्विस सेक्टर कितना हो गया, तो लगभग 59% हो गया है, 59% से भी ज्यादा। और जो सर्विस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लगभग 27 से 30% के आसपास हो गया। तो ये करंट डेटा अगर आपको समझना है, तो करंट डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे जो आता है बजट से एक दिन पहले, उस सर्वे में आपको करंट डेटा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके जो बोर्ड्स एग्जाम है उसके लिए करंट डेटा का उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें करंट डेटा जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो लेकिन इससे आपको एक प्रीव्यू मिल जाएगा कि हम लोग जब आज़ाद हुए थे तो तीनों सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन होता था जीडीपी में, और आज के टाइम पे कितना कंट्रीब्यूशन है। तो आज के टाइम पे जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो है सर्विस सेक्टर, मोर देन 50% सर्विस सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग 25 से 30 के रेंज में ऐसे ही झूमता रहता है। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया, जबकि इसमें सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है अभी भी। ठीक है, तो इसको चेंज करना ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा एक सेक्टर है जिसमें हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी अच्छा कर सकते हैं, तो इस पे फोकस करना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जा रहा है। ठीक है, फिर फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप किया जाए उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो है
वो है फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो फिजिकल फैक्टर में है कि अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, है ना। तो आप कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो रॉ मटेरियल्स नज़दीक में अगर मिल जाता है तो बहुत बेटर होता है उसके लिए। ठीक है, आप अगर चीनी की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो फैक्ट्री होगा वो शुगर केन फार्म्स के नज़दीक होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। सिमिलरली आप अगर हेवी इंडस्ट्री जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री ऐसा लगाना चाह रहे हैं तो अवेबिलिटी रॉ मटेरियल्स आसानी से मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहला है। सेकंड इज अवेबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फैक्ट्रीज अगर रन करना है स्मूथली तो पावर रिसोर्स जो होना चाहिए वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वो भी एक है। थर्ड इज अवेबिलिटी ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी का मिलना, क्योंकि हर इंडस्ट्री को रन करने के लिए बहुत अमाउंट ऑफ पानी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। इसीलिए देखिएगा कि जितना भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं कोई रिवर्स के आसपास में सिचुएटेड होते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट अवेबिलिटी ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट, है ना। बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट में फैक्ट्रीज बहुत कम मिलेंगे। इसीलिए जो पहाड़ी क्षेत्र के जो स्टेट्स हैं हमारे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन सब स्टेट्स में क्या है, क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेट उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम होते हैं। इसीलिए प्लेन्स एरिया में ज़्यादातर आपको ऐसे फैक्ट्रीज नजर आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब्स। फिर सेकंड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ह्यूमन फैक्टर है। ठीक है, तो ह्यूमन फैक्टर में है सबसे पहला कि द अवेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबरर्स टू अट्रैक्ट मोर इंडस्ट्रीज। तो कोई भी कंट्री में अगर फैक्ट्रीज सेटअप करना है तो उसमें स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्किल्ड, अनस्किल्ड, साथ ही साथ में सेमी स्किल्ड लेबरर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि सब अलग अलग टाइप का काम होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए स्किल्स अलग अलग ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे आपको पोछा लगाना है तो उसके लिए स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर भी वो आसानी से काम कर सकता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट काम करने हैं, टेक्निकल काम करने हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत है। तो हमें सब टाइप के लेबरर्स की अवेबिलिटी इजीली मिलना चाहिए, जो कि इंडिया में है, बहुत अच्छा है। फिर प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट। ठीक है, तो मार्केट, कोई बड़ा मार्केट जैसे कि कोई बिग सिटीज के आसपास में मेनली फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग हब होती है, क्योंकि बहुत इजी मिल जाता है मार्केट में उनको पहुंचना। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाता है, डिलेज कम हो जाते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोई भी फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग हब वहीं पर लगेगा जहाँ पर और भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं, जैसे रोड्स है, प्रॉपर कम्युनिकेशन है, फिर बैंकिंग फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, ये सब है। वहीं पर अच्छातर ज़्यादातर फैक्ट्रीज होंगी आपको। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि गवर्नमेंट किस तरह से अट्रैक्ट कर सकती है मैन्युफैक्चरिंग हब्स को। जैसे कि टैक्स बेनिफिट्स, सब्सिडीज ऑन इनपुट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो जो स्टेट्स टैक्स बेनिफिट देती हैं, सब्सिडीज देती हैं, इलेक्ट्रिसिटीज पे सब्सिडीज, लैंड को इजीली अवेलेबल करा देती है फैक्ट्रीज को, तो वो सब वहाँ वैसे फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरर्स वहीं पर जाना पसंद करेंगे, है ना। जहाँ पर क्राइम रेट भी कम हो, वहाँ पर आसानी से बिजनेस को रन किया जा सके, वहीं पर ज़्यादातर फैक्ट्रीज लगती है। इसीलिए आज के टाइम पे जो बिहार है, क्यों वहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं लगती, क्योंकि गवर्नमेंट की वैसी पॉलिसीज ही नहीं है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन इसको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश में इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन बिहार में अभी भी वैसी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सारे हमारे ह्यूमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, फिर इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज किस तरह से होता है उसको भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोई भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज होंगी तो उसमें रॉ मटेरियल का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो कोई भी इनपुट हम लोग को देना पड़ेगा कोई भी फैक्ट्री में, तो इनपुट हमारा क्या रहेगा, रॉ मटेरियल्स रहेगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं शुगर। शुगर का किस तरह से प्रोडक्शन होता है, चीनी का, तो बेसिकली शुगर के लिए रॉ मटेरियल क्या है, तो शुगर केन है, गन्ना है। ठीक है, तो गन्ना क्या होगा, वो फैक्ट्री में आएगा, उसकी साफ सफाई होगी, फिर उसमें से क्या किया जाएगा, उसमें से जो है रस निकाला जाता है, शुगर केन जो रस है, फिर उसको केमिकल ट्रीटमेंट करके उसके बाद उसमें चीनी, उसको शुगर बनाया जाता है। ठीक है, तो शुगर बनाया जाता है।
लेकिन उससे पहले क्या है, जो शुगर केन ग्रो किया गया फार्म्स में उसको काटा जाएगा, काट कर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, बड़े बड़े ट्रक्स में फैक्ट्री में लाया जाएगा, साफ सफाई फिर केमिकल ट्रीटमेंट, चीनी बनाया जाएगा और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। शुगर हमारा क्या है, शुगर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और मार्केट में भेजा जाएगा। ठीक है, मार्केट से होलसेल मार्केट में आएगा, होलसेल मार्केट से रिटेलर तक जाएगा, रिटेलर से कॉमन इंडिविजुअल खरीदेगा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मनी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, मार्केट से क्या मिलेगा इसको, ऑब्वियसली पैसा मिलेगा। ठीक है, और मनी फिर बैक चल जाता है इनपुट में, क्योंकि वही फार्मर्स उसको वापस मिल जाता है, फिर से वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से इंडस्ट्री मार्केट अगर लिंकेज आता है तो फ्लो चार्ट के थ्रू में आप समझा सकते हैं कि इंडस्ट्री और मार्केट किस तरह से लिंक्ड है, मनी का क्या रोल होता है। ठीक है, मनी का ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये था इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज को बहुत अलग अलग टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग कैटेगरीज में बांटे गए हैं। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल कैसा है, तो उसके बिहाफ पे दो भागों में विभाजित है, एक है एग्रो बेस्ड और दूसरा है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड मतलब जो कि एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल से, जैसे कि कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, कोई भी हो गया, फ्रूट वगैरह, ये सब क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना। तो जैसे आपको बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल जाएंगे, वो सब क्या है, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, उस पर लिखा भी होता है। साथ ही साथ में दूसरा जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जिस वैसे इंडस्ट्रीज जिसका रॉ मटेरियल बेसिकली मिनरल बेस्ड है, जैसे कि आयरन हो गया, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड है बेस्ड ऑन द मेन रोल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द मेन रोल। तो बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक या की इंडस्ट्री या फिर इसको बहुत बार कोर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि these industries supply their product as raw materials to manufacture other goods. For example, iron and steel industries, copper smelting, aluminum smelting, etc. तो बेसिक और की इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो रॉ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तो बनाते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट का भी कुछ ना कुछ अलग तरह से यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग फैक्ट्री में आयरन एंड स्टील बना दिया। ठीक है, तो आयरन और स्टील का अलग अलग रिक्वायरमेंट, आपको घर बनाना है या ब्रिज बनाना है या कोई भी चीज, कोई भी अलमारी बनानी हो, क्या बनाना है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसी आयरन से, उसी स्टील से हम लोग यूटेंसिल्स बना सकते हैं, ब्रिजेस बना सकते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ठीक है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को बेसिकली बेसिक या की इंडस्ट्री बोला जाता है, जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट यूज के लिए है, कंज्यूमर्स के लिए। ये क्या था, बेसिक की इंडस्ट्री जो था इनडायरेक्ट यूज के लिए था। ठीक है, जैसे कि ब्रिज अगर बन रहा है तो हमारा वो डायरेक्ट यूज तो नहीं है, हम लोग उसको डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग जब ट्रैवल वेवल करेंगे तभी इसका यूज होगा। ठीक है, तो जो डायरेक्ट यूज के लिए होता है, जैसे शुगर हो गया, पेपर, टूथपेस्ट, फैन, वो मेनली कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है। तो ये दोनों इन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द मेन रूल। थर्ड कैटेगरी जो है बेस्ड ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना ज्यादा इसमें, कौन से इंडस्ट्रीज में कितना कैपिटल लगाया गया, मतलब पैसा कितना लगाया, तो ये है स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लेकिन अभी बहुत सारे आपको मिनिस्ट्रीज के बारे में पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई एंटरप्राइज मतलब क्या होता है, एमएसएम और ई मतलब हो गया एंटरप्राइज। तो एमएस क्या हो गया, एम हो गया माइक्रो इंडस्ट्री। ठीक है, माइक्रो, एस मीन्स स्मॉल, एंड और एक एम जो है उसका मतलब है मीडियम। ठीक है, तो ये भी इंडस्ट्रीज होते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में ये दो दिए गए हैं, तो आप ये दो ही याद रखिए। लेकिन ये भी इंडस्ट्रीज होती हैं, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसे कहा जाता है, जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इन द एसेट ऑफ ए यूनिट इज 1 करोड़। ठीक है, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ है, तो उसको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहेंगे। फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री किसे कहेंगे, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री व्हेन इन्वेस्टमेंट इन द एसेट ऑफ ए यूनिट इज मोर देन 1 करोड़।
ठीक है। तो मोर देन 1 करोड़ बेसिकली ब्रॉडली ये डिफाइन किया गया है, लेकिन आप हायर क्लास में जाएंगे तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, कॉटेज इंडस्ट्रीज ऐसे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको बस इतना ही याद रखना, स्मॉल एंड लार्ज 1 करोड़ जो है वो लिमिट है स्मॉल के लिए, और लार्ज के लिए 1 करोड़ से ज्यादा। ठीक है। फिर फोर्थ कैटेगरी है बेस्ड ऑन द ओनरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन ओन कर रहा है उस इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग हब को, उस पर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है वो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो कि पब्लिक के लिए है, जो जिसको हम लोग पीएसयूज भी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, या फिर गवर्नमेंट गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट एडेड होते हैं। ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज या पब्लिक सेक्टर, जैसे कि भेल हो गया, भारत हेवी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, सेल, गेल, इस तरह से आपको बहुत सारे आपको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज मिल जाएंगे। सेकंड इज दैट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट ओन कर रहा है, कोई एक इंडिविजुअल के पास है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास में है, जैसे कि टिस्को। तो ये किसकी है? टाटा की कंपनी है, स्टील बनाती है। बजाज ऑटो, ये बजाज का है। डाबर इंडर डाबर इंडस्ट्रीज हो गए, रिलायंस हो गया, ये सब क्या है? बेसिकली ये प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज है। थर्ड जो है हमारा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल। स्टेट का मतलब आप कोई स्टेट से मत समझिए कि यहाँ पर मध्य प्रदेश, झारखंड किसी की बात हो रही है। स्टेट का मतलब है बेसिकली कंट्री का इन्वॉल्वमेंट, कंट्री या फिर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। तो ये सेमी गवर्नमेंट टाइप का है, ये गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, गवर्नमेंट भी ओन करता है, साथ ही साथ में उसमें इंडिविजुअल्स का भी होता है। ठीक है। इंडिविजुअल्स भी उसको ओन कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, है ना, ओएनजीसी, ये सब क्या है? ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। ठीक है। फिर चौथा जो है वो है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। बेसिकली वो है जो ओन एंड ऑपरेट होते हैं बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कोऑपरेटिव सेक्टर में अमूल के बारे में। ठीक है, अमूल। तो बेसिकली अमूल बहुत बड़ा एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज है इंडिया में। ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, जो ओनर है और जो ऑपरेट करता है वो बेसिकली कौन है? तो जो प्रोड्यूस कर रहा है या सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल्स, या जो वर्कर्स है, वो सब मिलकर उस सेक्टर को चला रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे अमूल एक क्या हो गया, डेयरी ब्रांड है। ठीक है। ये कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, इस कंपनी को अपना फार्म का दूध देते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको पब्लिक को बेचा जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो अमूल जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो डिपेंडेंट है अपने डेयरी फार्मर्स पे, जो वर्कर्स हैं उन पे डिपेंडेंट है। अगर वो दूध देना बंद कर दे तो अमूल ही बंद हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कहेंगे। दे पूल द रिसोर्सेस एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस प्रोपोर्शनेटली। हाँ। तो इनमें फायदा, अगर अमूल को फायदा है तो ऑब्वियसली जो उनके फार्मर्स है, जो उनका वर्कर्स है, उनको भी फायदा है। ठीक है। तो वो ऐसे कोऑपरेटिव सेक्टर में जो सप्लायर रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और जो चला रहे हैं उस इंडस्ट्रीज को, दोनों का ही इसमें फायदा भी होता है। तो साथ में फायदा होगा या नुकसान होगा तो दोनों को ही होगा। ठीक है। जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज हो गया, कॉयर इंडस्ट्रीज, बहुत सारे डेयरी फार्म्स, ये सब मेनली कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है। ठीक है। तो ओनरशिप के बेसिस पे चार इंपॉर्टेंट अलग अलग क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ओनरशिप के बेसिस पे। नेक्स्ट जो है हमारा बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड। ठीक है। तो बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड के ऊपर उसमें डिवाइडेड है हेवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्रीज। तो हेवी इंडस्ट्रीज जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसमें जो बल्क मटेरियल होता है या रॉ मटेरियल भी होता है, फिनिश्ड गुड जो फिनिश्ड गुड भी होता है वो काफी हैवी होता है, उसको बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा उसमें कॉस्ट लग जाता है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को वेट भी ज्यादा है तो इसको हम लोग हेवी इंडस्ट्रीज कहेंगे। ठीक है। फिर लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड इंडस्ट्रीज, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी मोबाइल कंपनी है। ठीक है। तो वो
लावा हो गया, ठीक है, लावा, मोटोरोला, ये सब क्या है, ये कंपनीज है। लावा जो है वो इंडियन ब्रांड है, लावा, माइक्रोमैक्स, तो ये सब क्या है, बहुत हल्के हल्के रॉ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाते हैं, तो वो लाइट इंडस्ट्री में आ जाएगा। और हेवी इंडस्ट्रीज में जैसे आयरन स्टील प्लांट हो गए, ये सब हमारे हेवी इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे थे क्लासिफिकेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाएंगे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज नाम सजेस्ट करता है कि एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट्स के से जो इंडस्ट्रीज चल रही है, ठीक है, उसमें बहुत सारे एग्रीकल्चरल गुड्स वाले हो गए, इवन कॉटन, उलेन, जूट, शुगर, ये सब क्या है, बेसिकली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। और उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है, कपड़ा उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया टेक्सटाइल मार्केट अगर आप देखेंगे तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 2009 में इंडिया का टेक्सटाइल मार्केट साइज कितना होता हुआ करता था, 80 यूएस बिलियन डॉलर्स के आसपास होता था। ठीक है, 80 बिलियन डॉलर्स। फिर धीरे धीरे स्लाइड इम्प्रूवमेंट था, और 2023 तक, अभी तक डेटा अभी आया नहीं है एज सच, लेकिन ऑलमोस्ट 200 से भी ज़्यादा बिलियन डॉलर्स का इंडस्ट्री बन गया है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इंडिया इसमें बहुत अच्छा कर भी रहा है, लेकिन इंडिया को और भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हम लोग जानेंगे क्यों। ठीक है, और इस इंडिया के पास पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स बहुत आसानी से इंडिया में कॉटन वगैरह, सिल्क, ये सब ग्रो होते हैं। तो हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड भी है। ठीक है, और इसका जो खपत है वो कभी कम तो होगा नहीं, है ना। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। स्पेशली आप एग्जांपल देखेंगे साउथ एशिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में भी देखेंगे तो बांग्लादेश बहुत छोटा सा कंट्री है, उसके पास खुद का रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल मतलब जैसे कॉटन, वो वहाँ पर बांग्लादेश में ग्रो नहीं करता है, फिर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टेक्सटाइल गुड्स जो है वो दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, कैसे करता है, तो ऑब्वियसली इसमें इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इंडिया जो है, जो रॉ प्रोडक्ट्स है कॉटन वगैरह, ये सब बांग्लादेश जैसे कंट्रीज को बेच देता है, और बांग्लादेश उसमें फिनिश प्रोडक्ट बना के दूसरे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज को बेचता है, तो उसका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और इंडिया इसको रिकैप्चुलेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इंडिया को इसमें फोकस करने की ज़रूरत है कि जो हम लोग रॉ मटेरियल्स बाहर के कंट्रीज को बेच रहे हैं, वही रॉ मटेरियल्स अगर हम लोग खुद से कपड़े बनाएं और उसको बाहर में बेचें तो ज़्यादा फायदा होगा, है ना। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि एक कॉटन, ठीक है, एक कॉटन कैसे बनता है, एक जो अगर रॉ मटेरियल है, रॉ फाइबर है, उससे एक गारमेंट कैसे बनता है, तो बेसिकली रॉ फाइबर हम लोग को खेत में ऑब्वियसली उगेगा ही, कॉटन हो गया या सिल्क हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग फाइबर प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, उसके धागे बनाएंगे स्पिनिंग प्रोसेस से और यार्न बना देंगे। फिर उसका यार्न को हम लोग अच्छी तरह से वीव और नीट करेंगे, ताकि एक पर्टिकुलर पैटर्न में बन जाए, है ना, वो कपड़े के फॉर्म में आ जाए। फिर जब वो फैब्रिक बन जाएगा, कपड़े का फॉर्म में आ जाएगा, फिर उसमें डाई किया जाता है या डिज़ाइन विज़ाइन बनाया जाता है, और डाई वगैरह करके उसको गारमेंट मैन्युफैक्चरर के पास भेजा जाता है, और उससे गारमेंट में जो रेडीमेड कपड़े होते हैं या फिर जो टेलर मेड कपड़े बनते हैं वो सब बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हर स्टेप में क्या हो रहा है, वैल्यू ऐड हो रहा है। तो मान लेते हैं अगर 100 रुपये किलो कॉटन है, ठीक है, 100 रुपये किलो अगर कॉटन फार्मर्स बेच रहा है, लेकिन जब गारमेंट बनता है, ये सब वैल्यू ऐड होते होते मार्केट में उसका रेट कितना हो जाता है, 1000 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 10 गुना ज्यादा इसमें पैसा बढ़ जा रहा है। तो अगर कोई भी किसान खुद ही अगर ये करने लगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली पॉसिबल कर थोड़ा मुश्किल होगा शुरुआत में, लेकिन अगर कोई फार्म हम लोग जो दूसरे कंट्रीज को बेच दे रहे हैं, उसके बजाय अगर खुद ही हम लोग ऐसा करने लग जाए, तो हमारा कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फायदा कितना होगा इंडियन कस्टमर्स को और साथ ही साथ इंडियन बिजनेसमैन को। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन और भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है हमारे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि इसमें फीमेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में, जैसे कि कॉटन। ठीक है, कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो
In the earlier years, cotton textile industries were concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. जहाँ जहाँ ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होता था वहीं पर ज़्यादातर ये कॉटन ग्रो होता था और वहीं पर सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता था। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि मुंबई, सूरत जैसे शहरों में गुजरात के बहुत सारे शहरों में मेनली कॉटन का खेती होता था और साथ ही साथ में वहाँ पर बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी और वो वहाँ से एक्सपोर्ट भी होता था। तो ब्रिटिशर्स आने के बाद क्या करते थे, वो ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल खुद खरीद लेते थे और उनके शहर मैनचेस्टर में जाके उसको बनाते थे, फिनिश प्रोडक्ट बनाकर वापस इंडिया को वो चिपका देते थे महंगे दामों में। तो ऐसा चलते आ रहा था। लेकिन आज़ादी के बाद से हम लोग बहुत इम्प्रूवमेंट किए हैं। और ये क्यों, गुजरात और आप इस मैप में देख सकते हैं डेक्कन इंडिया में ज़्यादातर आपको कॉटन का खेती या फिर इंडस्ट्रीज मिल जाएंगे, स्पेशली गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा एंड कर्नाटक वाले रीजन में। क्यों क्यों क्योंकि रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है, ब्लैक सॉइल प्रेजेंट है और मार्केट भी बहुत बड़े बड़े यहाँ पर मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, ऐसे बैंगलोर जैसे शहर हैं। ठीक है, तो मार्केट बड़े बड़े मार्केट है। ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज, और सारे ये कोस्टल स्टेट्स है ना, तो कोस्टल स्टेट आराम से वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पोर्ट फैसिलिटीज मिल जाती है। फिर रोडवेज, रेलवे नेटवर्क भी बहुत अच्छा है साउथ इंडिया में। लेबर लेबर जो है वहाँ पर भी लेबर प्रेजेंट है और साथ ही साथ में जो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, विद उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ से भी लेबर यहाँ पर पहुँच जाते हैं काम करने के लिए। फिर मॉइस्ट क्लाइमेट है, ऑब्वियसली फेवरेबल क्लाइमेट रहेगा, इसीलिए यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल फ्लरिश कर रहा है। लेकिन बाकी पार्ट ऑफ इंडिया में उतना काम नहीं हो रहा है, इसको इसीलिए इसको डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज, जो मैं बता रहा था बांग्लादेश वाली कंट्री एग्जांपल में, कि हम लोग अपने इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे हैं वीविंग सेक्टर स्पेशली में, कि हम लोग वीव खुद क्यों नहीं कर रहे हैं, बजाय एक्सपोर्ट कर रहे हैं यार्न को। अ, ठीक है, तो ऑल्दो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन। ठीक है, कॉटन में भी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग ने बढ़ाया है। ठीक है, आप आफ्टर द इंडिपेंडेंस कॉटन प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बट स्टिल वी नीड टू इम्पोर्ट अस इज स्टिल फेल्ड। ठीक है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसा टाइम हो जाता है कि हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो क्यों, ये थोड़ा बहुत क्लाइमेटिक रीजंस तो है ही। ठीक है, फिर बहुत सारे बिजनेस माफिया है जो इसको होल्ड कर देते हैं और ऐसा डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, ये भी एक रीज़न है। लेकिन क्लाइमेटिक रीज़न ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और गुड क्वालिटी कॉटन है हमारे पास, फिर भी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। क्यों, तो वो ये कुछ कुछ रीजंस हैं। कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट तो हुई है लेकिन अभी भी ऐसे फार्मर्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि पावर सप्लाई बहुत इराटिक रहती है, कंटिन्यूस है, पावर सप्लाई चाहिए होता है, मशीनरीज अपग्रेडेड मशीनरीज नहीं है बहुत सारे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज के पास में जो वीव कर सके, उसको प्रोसेस कर सके। ठीक है, फिर और भी अदर प्रॉब्लम्स है, जैसे कि लो आउटपुट ऑफ लेबर, लेबर जो है वो उतना स्किल्ड नहीं है। लेकिन ये सब पुराने रीजंस हैं, ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। और एनसीईआरटी बुक में ये अपग्रेड नहीं किया जा रहा, पता नहीं क्यों। एंड स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि स्टिफ कंपटीशन है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज से। सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज जैसे कि आपको पता होगा रेयन, ये सिंथेटिक फाइबर्स है, रेयन हो गया, पॉलिएस्टर। ठीक है, रेयन, पॉलिएस्टर, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रहे हैं क्योंकि ये सब कपड़े जो होते हैं लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, चीप क्वालिटी होता है, पैसा कम लगता है, बट कॉटन का ऑब्वियसली थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट करना हम लोग को ज़्यादा चाहिए लेकिन हम लोग वीव नहीं कर रहे, तो ये सारी रीजन है। ठीक है, फिर दूसरा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो है जूट। ठीक है, तो जूट इंडस्ट्री आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, जो ऐसे बड़े बड़े जूट के ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जूट के बैग्स हो गए, गुनी बैग जिसमें आलू वगैरह सब्जियां पैक होकर आती है ना। तो ये जूट बेसिकली ग्रो कहाँ होता है, तो इस मैप में देख सकते हैं कि जूट जो है वो मेनली कहाँ ग्रो होता है, तो वो हुगली बेसिन के रीजन में होता है। हुगली बेसिन जो हुगली नदी है जो वेस्ट बंगाल में मेनली फ्लो करती है, तो वहां पर ज्यादातर आपको जूट के
खेत भी मिलेंगे, साथ ही साथ में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। ठीक है, तो इंडिया और बांग्लादेश जो है वो लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो जूट का प्रोडक्शन होता है वो बांग्लादेश में होता है ग्लोबली। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्रीज हैं फॉर द जूट मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में है। और इंडिया में भी कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, देन बिहार, फिर आसपास के आसाम, थोड़े बहुत उड़ीसा वाले रीजन में आपको मिल जाएंगे जहाँ पर जूट की खेती भी होती है थोड़ी बहुत, और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स तो बांग्लादेश है, लेकिन सबसे मैन्युफैक्चर ज़्यादा कौन करता है, फैक्ट्रीज कहाँ है, तो वो इंडिया में प्रेजेंट है। तो पार्टीशन के बाद में ऐसा कुछ बन गया था। हुगली बेसिन में ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जूट आराम से ग्रो होता है। ठीक है, जो पहाड़ी तेराई वाला क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादातर ग्रो होता है। फिर इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर पानी के बहुत सारे रिवर्स हैं, तो आसानी से इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है। फिर सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द मिल, है ना। ऑब्वियसली लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कम होगा तो आसानी से ट्रेड हो सकता है। अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। ठीक है, जूट जो है उसको अ, जूट प्लांट से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत अमाउंट ऑफ पानी लगता है। तो आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं किस तरह से जूट बैग्स बनाया जाता है। तो ये लंबे लंबे प्लांट जो होते हैं उसको काटा जाता है और काट कर उसको पानी में भिगोया जाता है बहुत दिनों के लिए, 1 महीने के लिए उसको भिगो कर रखा जाता है। फिर उसको निकाल कर उसके रेसे निकाले जाते हैं और उसको यार्न फैक्ट्रीज में ले जाकर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। इसीलिए इसमें पानी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसीलिए यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि यहाँ पर जूट ग्रो होता है, बाकी जगह नहीं होता। जैसे कि कॉटन में आप देख सकते थे कि वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादा होता है, ये जो होता है ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा होता है जूट। ठीक है, फिर चीप लेबर आसानी से मिल जाता है वेस्ट बंगाल में और आसपास के जो नेबरिंग स्टेट्स है, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। और एक और भी रीज़न है कि कोलकाता एक लार्ज अर्बन सेंटर है ना, बहुत बड़ा मार्केट है, जो कि बहुत सारे फैसिलिटीज़ देता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स, है ना। लेकिन फिर भी आज के टाइम पे जूट मतलब कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साउथ एशियन कंट्रीज हैं जो अलग अलग एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स ऐसे भी बना रहे हैं जूट के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है, क्योंकि जूट, कॉटन, ये सब प्रोडक्ट के 100% बायोडिग्रेडेबल है, नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इसको प्रमोट करना भी ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं अलग अलग कंट्रीज में। ठीक है, तो ये था जूट के बारे में। अब हम लोग जानेंगे शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्टैंड सेकेंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। ठीक है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सेकंड प्रोड्यूसर है वो है इंडिया, और कंज्यूमर सबसे बड़ा है इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहला स्थान पे कौन आता है शुगर प्रोड्यूस करने में, वो है ब्राजील। ठीक है, तो लैटिन अमेरिकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ब्राजील जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का शुगर का। लेकिन सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करता है, वो है इंडिया। ठीक है, तो बट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंसरी। ठीक है, तो गुड़ बनाने में और खंसरी जो है वो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। शुगर तो ब्राजील में बनता है, लेकिन गुड़ और खानसारी, गुड़ जो हो गया बहुत बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गया। खानसारी भी जो है वो बेसिकली वो भी एक चीनी के तरह ही होता है, लेकिन बहुत हद तक सेफ होता है, क्योंकि शुगर जो होता है बेसिकली वो एक रिफाइंड प्रोडक्ट है। ठीक है, शुगर केन जूस जो होता है उसका एक रिफाइंड प्रोडक्ट, उसमें बहुत सारे केमिकल्स, पॉलिशिंग वॉलिशिंग की जाती है। लेकिन खंड सारी जो है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं है, वो गुड़ और शुगर के बीच में आ जाता है। तो सबसे अगर हेल्थ के नज़रिए से देखा जाए तो गुड़ सबसे बेटर है, देन खंड सारी, एंड शुगर जो है, वाइट शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ को डैमेज करता है। ठीक है, अगर आप उसके कंपैरिजन गुड़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हेल्थ के लिए। खंसारी बीच में आ जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर शुगर को कट डाउन करना तो खंसारी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की एंड haulage its sucrose, एंड इन haulage its sucrose कंटेंट reduces। ठीक है, तो अब हॉलेज का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका जो शुगर केन ऐसे काट कर गन्ने के खेत से ऐसे ट्रक्स में, ट्रैक्टर्स में लाद दिया जाता है ना।
फिर उसको क्या होता है, क्योंकि फैक्ट्रीज जो है वो किस तरह से रन कर रही है, स्मूथली अगर रन कर रही है तो उनको बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर ऐसे ही शुगर केन को ऐसे ही ट्रक पे रखा रहेगा कुछ दिनों के लिए तो उसका सुक्रोज कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप खुद भी एग्जांपल आप कर सकते हैं कि अगर एक एक गन्ना काट लेते हैं और उसको 1-2 महीने के लिए ऐसे ही रख दीजिए ओपन एयर में, ठीक है, या घर के अंदर भी कहीं पर रख दीजिए। वो क्या होगा, सूख कर उसमें लकड़ी बन जाएगा और उसका शुगर कंटेंट एकदम ना के बराबर हो जाएगा। तो वही हॉलेज का मतलब यही होता है कि उस प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसका शुगर केन का जो जूस है निकाला जाएगा। जितना जल्दी निकाला जाएगा उसमें सुक्रोज कंटेंट, शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। 60% ऑफ द मील्स जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब सिनेरियो चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले होता था कि शुगर केन जो था वो बिहार एंड उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उसके मील्स हुआ करते थे। और सबसे पहला जो शुगर केन मिल है इवन एशिया में कहा जाता है कि वो बिहार में था, ठीक है। लेकिन वो बहुत सालों से वो बंद पड़ चुका है ऑब्वियसली। जैसे जैसे बिहार में सारे इंडस्ट्रीज बाहर निकल चुकी हैं, वो भी निकल चुका है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, क्योंकि ये नेचर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ना, तो ये नेचर पर डिपेंडेंट है ना, आइडियली सूटेड टू फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर। इसका इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से अमूल होता है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट किया जा सकता है। फिर बट इन recent years there has been tendency for mills to shift and concentrate in the southern and western state, ठीक है। southern and western state में भी अब जितने मील्स हैं वो चले गए हैं, ठीक है। अब इसमें शिफ्ट आ रहा है, तो ये शिफ्ट क्यों नजर आ रहा है, तो इसके रीजन है द केन प्रोड्यूस्ड हियर हैज हाई सुक्रोज कंटेंट। तो इंडिया में दो वैरायटीज ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक की होती है लंबाई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, वो नॉर्थ इंडिया में मिलता है। और एक जो शुगर केन होता है वो उसकी लंबाई उतनी नहीं होती बट उसमें सुक्रोज कंटेंट ज्यादा होता है, जो कि साउथ इंडिया में होता है। साउथ इंडिया वाले में चीनी ज्यादा होता है, सुक्रोज कंटेंट ज्यादा होता है। फिर कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर्स लॉन्ग क्रशिंग सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सदर्न डेक्कन स्टेट है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है ना। जो नॉर्थ इंडिया में वहाँ पर टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है, गर्मियों में 46 48 49 डिग्री सेल्सियस चल जाता है और ठंडियों में 5 डिग्री 4 डिग्री चल जाता है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर, लेकिन जो कोस्टल स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पर क्लाइमेट जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है, तो इसीलिए बेनिफिट मिल जाता है, सुक्रोज कंटेंट कम नहीं होता है। फिर कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट्स, सदर्न स्टेट में कोऑपरेटिव अच्छे हैं। फिर गवर्नमेंट भी बहुत सब्सिडाइज करती है, टैक्स बेनिफिट देती है, इसीलिए धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह हुआ करते थे वो बहुत कम हो गया नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में चल रहा है। मेजर चैलेंज इंक्लूड क्या है, सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्रीज, है ना। इस इंडस्ट्री में मेजर जो चैलेंज है क्योंकि सीजनल नेचर है, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। पुरानी मशीनरीज हो रहे हैं, पुराने तरीके से बनाया जा रहा है, साफ सफाई नहीं रहता है, ट्रांसपोर्ट डिले, हॉलेज अगर करने से सुक्रोज कंटेंट कम होता है, वो भी एक रीजन है। एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बगासे। बगासे बेसिकली क्या होता है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। तो जो शुगर केन देखे होंगे अगर आप, उस गन्ने का जूस पिए होंगे, तो जो गन्ने का रस निकाल के जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसी को बेसिक बगासे बोला जाता है। उसका भी बहुत जगह क्या किया जाता है, ऐसे फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, उससे पॉल्यूशन होता है। तो उसका भी यूज किया जा सकता है अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने में, तो उसको करना भी ज़रूरी है। तो ये मेजर चैलेंजेस है फॉर द शुगर इंडस्ट्री। तो सारे चैलेंजेस हर एक इंडस्ट्रीज के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग ने पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक मैप में भी देख लेते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तो अगर कॉटन टेक्सटाइल देखा जाएगा तो मोस्ट ऑफ द सदर्न स्टेट्स में ही आपको कॉटन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिल जाएगा। सिल्क टेक्सटाइल जो है, सिल्क टेक्सटाइल बहुत जगह इंडिया में है, लेकिन ये मैप जो है वो सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि सिल्क का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कहीं पे भी शो नहीं करता है। तो ये एनसीईआरटी क्या शो कर रहा है हमको समझ नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस तो ऑब्वियसली सिल्क का खेती इधर में ज्यादा होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। हाँ, फैक्ट्रीज उतनी नहीं होंगे, इधर में भी उड़ीसा में भी कुछ नहीं दिखाया गया। साउथ के भी आपने सुने होंगे, कांचीपुरम,
बहुत सारे सिल्क वहाँ से साड़ीज फेमस है, लेकिन यहाँ पर भी कोई भी सिल्क का शो नहीं हुआ है। तो ये अजीब टाइप ऑफ मैप है। जो फिर वुलन क्लोथ्स है, वुलन क्लोथ्स मैक्सिमम आपको पहाड़ी क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में मिलेगा, कुछ हद तक राजस्थान इधर में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये तो सही है, लेकिन जो सिल्क वाला है वो मैप सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। और हम लोग पार्ट वन डिस हो चुका है। सेकंड पार्ट जो आएगा हमारा, उसमें मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे जो हेवी इंडस्ट्री, आयरन, स्टील, सीमेंट, सॉफ्टवेयर के बारे में, उसके फिर बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो पॉल्यूशन रिलेटेड मैटर है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो सबको भी सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो उस पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। इस पार्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सजेशंस अगर कुछ होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।